हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें आपका जो सेकंड पेपर है निर्देशन एवं परामर्श। कानपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का ये सेकंड पेपर है और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के, उनका ये तीसरा पेपर है। ठीक है, तो कानपुर वालों का तो पेपर 16 तारीख को है ही सब्जेक्ट का, आप तो देख ही रहे होंगे इस वीडियो को। जो लखनऊ के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को देखें, आपका भी सेम सिलेबस है। ठीक है, निर्देशन और परामर्श, यानी कि ये आपका लखनऊ कानपुर दोनों के लिए है। चलिए, अब इसके हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। गारंटी इस बात की रहेगी कि जैसे फर्स्ट पेपर में जो हमने बताया, जो पढ़ाया, पूरा पेपर आपको वहीं से मिला, उसी प्रकार यह भी जितना हम आपको दे रहे हैं पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। यानी कि बस एक क्लास और आपका ये पेपर पास। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपका फर्स्ट पेपर कैसा हुआ और जो हमने आपको पढ़ाया उसमें आपको कितनी हेल्प मिली। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लासेस से, हमारे नोट्स से आपको कितनी हेल्प मिली। पेपर है आपका सेकंड अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। चलिए, पॉइंट कहता है निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी दो परिभाषाएं लिखिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ करके जाएं, जो भी टॉपिक आप पढ़ें, उसकी दो परिभाषाएं आप जरूर लिखें। एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा आप पेपर लिख पाएंगे, सॉरी मतलब नंबर मिलेंगे आपको। निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना। निर्देशन करना या संकेत करना, पथ प्रदर्शन मतलब रास्ता दिखाना। यह एक व्यक्तिगत कार्य है। कैसा काम है? व्यक्तिगत है, जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। अनुभवी मतलब जिसको पहले से एक्सपीरियंस है। किसको किसको निर्देश करता है? जिसको अनुभव नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, उसकी योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही निर्देशन का कार्य है। निर्देशन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। जॉन्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। कैसी सहायता है? ये एक व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति से व्यक्ति को दी जाती है, यानी कि पर्सनल, जो व्यक्ति को सही डायरेक्शन चूज करने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड नाम है, किसके हस्बैंड ने पता नहीं। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, यानी कि फ्यूचर के लिए क्या करता है? प्रिपेयर करता है। जैसे हम आपको अभी क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे अनुभवहीन प्राणी है, बीएड के मामले में जो है आपको अनुभव नहीं है, हम अनुभवी हैं, तो हम आपको क्या करते हैं, आपके भावी जीवन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आपको बताते हैं ऐसे कॉपी लिखनी है, ऐसे आप डेफिनेशन याद करें, ऐसे लिखें। जिस पेपर में जिस क्वेश्चन का कोई आंसर आपको ना आ रहा हो उसमें भी आप कुछ ना कुछ लिखें, खाली ना छोड़ें, नंबर उसका भी मिलेगा। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए आपके मार्क्स अच्छे हों, इसके लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और समाज के साथ समायोजित करने में भी जो गाइडेंस है ये सहायता करता है। प्रॉक्टर कहता है निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन, निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर क्या होता है? निर्देशन की प्रक्रिया परामर्श की प्रक्रिया से बड़ी है। परामर्श के केंद्र में एक समय में केवल एक व्यक्ति होता है, जबकि निर्देशन जो है वो सामूहिक भी होता है, ग्रुप में भी होता है। ओके, यानी कि 4, 6, 10 लोगों का ग्रुप बैठा दिया, उसको भी गाइड किया जा रहा है। परामर्श मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं को हल करने में व्यक्ति को सहायता देता है। इमोशनली अगर वो उसके अंदर कोई तनाव है, भय है ना, या डर है, कोई चिंता है, तो उसको लेकर के भी उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और व्यक्ति के परिवेश से ही संबद्ध रहता है। जबकि निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शिक्षा से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित और जो बाकी समस्याएं होती हैं उनमें भी व्यक्ति की हेल्प की जाती है। स्पष्ट है कि परामर्श और निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। जो परामर्श है वो निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और एक अभिन्न अंग है।
ठीक है, यानी कि परामर्श निर्देशन से अलग नहीं है, इसलिए हमें इन्हें अलग अलग करने की बजाय एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। अब यहाँ पे निर्देशन और परामर्श की कुछ 5 अंतर लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। निर्देशन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है। परामर्श प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया का एक अंग है। निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। परामर्श एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है, यानी कि किसी पर्सनल व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, और ये ग्रुप में भी हो सकता है कि 10-12 लोगों का ग्रुप बैठा है, उसमें भी आप लोगों को गाइड कर सकते हो। परामर्श सिर्फ एक समय पर एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ, अगर शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है, बच्चा सब्जेक्ट नहीं चूज कर पा रहा है, व्यवसाय से संबंधित दिक्कत है, या अन्य समस्याओं में भी होता है। परामर्श मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं के समाधान ढूंढने में हेल्प करता है। निर्देशन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति गाइड कर सकता है अगर उसको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो। आवश्यक नहीं कि निर्देशन प्रदान करने वाला व्यक्ति पहले से वेल ट्रेंड हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी को परामर्श दे रहे हैं, तो उसके लिए वेल ट्रेंड होना जरूरी है। निर्देशन वस्तुतः पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और पत्राचार के द्वारा भी पॉसिबल है। परामर्श में परस्पर विचार विमर्श और तर्क वितर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के क्या कार्य होते हैं? शिक्षा के अलग अलग स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, है ना, उच्चतर स्तर, तो उन पर निर्देशन कैसे काम करता है? शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होना स्वाभाविक है। कोई ना कोई समस्या तो आती रहती है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन का महत्व है। प्रत्येक स्तर का अपना एक विशेष योगदान संभव है। इसे ध्यान में रखकर ही प्रत्येक स्तर पर निर्देशन के कार्यों का निर्धारण भी किया गया है। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कैसे काम करता है। चलिए, प्राथमिक स्तर के बालकों को अन्य स्तरों की अपेक्षा, जो बाकी के स्तर हो गए, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, उच्चतर, उनकी अपेक्षा अधिक और सतत यानी कि निरंतर निर्देशन की आवश्यकता होती है जो छोटे बच्चे होते हैं। इस स्तर पर निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, उनमें सामाजिक व्यवहार से संबंधित स्किल्स डेवलप करनी है, कैसे समाज के साथ एडजस्ट होना है, कैसे समाज के लोगों के साथ कम्युनिकेशन बातचीत करनी है, बड़ों का सम्मान करना है। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप की जाती हैं और अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता पहुँचाना होता है। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के क्या कार्य होते हैं? विद्यार्थियों को शिक्षा के आरंभ में सहायता प्रदान करने के लिए और छात्रों की रुचि, योग्यता, बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति के डेवलपमेंट के लिए भी प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का काम ये भी होता है। विद्यार्थियों की अच्छी आदतों और स्किल्स डेवलप हो, बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हो, अच्छी स्किल्स डेवलप हो, इसके लिए भी निर्देशन चाहिए होता है। विवेकपूर्ण योजना बनाने में सहायता करना कि बच्चा अपना जो भी प्लान कर रहा है वो विवेकपूर्ण कर पाए। शिक्षा से अधिक लाभ उठाने में छात्रों को सहायता देना। माध्यमिक स्तर पर अगर बात की जाए तो इस स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक योग्यता वाले निर्देशन प्रदाताओं की आवश्यकता होती है, जिनमें थोड़ा अधिक योग्यता है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी आपके बड़े हो रहे हैं, 6 से 8, 6 से 10 तक के बच्चे होंगे। इसका कारण ये है कि इन स्तरों का पाठ्यक्रम बहुत बहुविध एवं अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। साथ ही 9वीं कक्षा में पहुँचने से पहले सब्जेक्ट्स का चयन करना होता है कि हमें मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, बायोलॉजी लेना चाहिए, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है ना, उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। भावी प्रगति के संदर्भ में इस समस्या के समाधान का अपना एक विशेष महत्व होता है और इस दिशा में निर्देशन ही अधिक उपयोगी भी होता है। इस स्तर पर निर्देशन कार्यों से संबंधित प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1 तो विद्यालयी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना कि आपको आगे जानने के लिए कौन सा विद्यालय सही है। विद्यार्थियों से संबंधित सूचना एकत्र करना, छात्रों हेतु शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्रित करना, यानी कि शिक्षा से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, जो अपडेट है, बच्चों को देते रहना चाहिए। सामूहिक क्रियाओं का संगठन करना, विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना, ये जो है इस स्तर पर निर्देशन के कार्य होते हैं। माध्यमिक शिक्षा के उपरांत शैक्षिक निर्देशन की हम करते हैं बात। देखिए, शैक्षिक निर्देशन का महत्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर ही अधिक होता है।
इसके उपरांत उनकी समस्याएं व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसायिक पक्ष से अधिक संबंधित होती हैं। बच्चों की जो समस्याएं हैं पर्सनल होती हैं, समाज से संबंधित होती हैं, व्यवसाय से संबंधित होती हैं, फिर भी भावी अध्ययन के अवसरों, अध्ययन केंद्रों, वांछित पुस्तकों की उपलब्धि आदि के संदर्भ में निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। इस स्तर से संबंधित अनेक समस्याएं इस प्रकार होती हैं कि जिनको व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में रखा जा सकता है और व्यावसायिक निर्देशन सेवाओं के आधार पर ही इन समस्याओं के समाधान के लिए सहायता भी प्रदान की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग करके भी पूछ सकता है, तोड़ करके पूछ सकता है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न, परामर्श का अर्थ और परिभाषा लिखिए। देखिए, निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आई बात समझ में? आपसे क्वेश्चन कह देगा कि निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए। ठीक है। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति आमने सामने होते हैं। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है, दूसरा परामर्श चाहने वाला या परामर्श प्रार्थी होता है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। उसके बारे में परामर्शदाता और परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान अर्थात पारस्परिक बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है। और लास्ट में परामर्श चाहने वाले अर्थात जो परामर्श यानी कि जो सलाह लेने आया है परामर्श प्रार्थी, उसकी समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता क्या करता है? हेल्प करता है उसको। परामर्श का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ काउंसलिंग देखिए, परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सलाह तथा सुझाव लेना या फिर सुझाव देना। परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से डिसीजन ले सकता है। जोन्स के अकॉर्डिंग परिभाषा है कि साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। बोर्डिन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। हम्फ्री एवं ट्रैक्सलर कहते हैं कि परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने वाला एक उपयोग है, ऐसा हम्फ्री और ट्रैक्सलर कहते हैं। तो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन आपसे है, निर्देशन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? गाइडेंस में टीचर का क्या रोल होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपसे पूछा जाएगा। देखिए, समाज में शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टीचर के द्वारा ही छात्रों में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है, जिसकी समाज और राष्ट्र को जरूरत भी होती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए समस्त विश्व की नज़र एक टीचर पर ही टिकी रहती है। टीचर द्वारा जो गाइडेंस दिया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बच्चे ही कल का भविष्य हैं। निर्देशन प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट भी किया जा सकता है। एक तो छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण। शिक्षक अपने कक्षा के छात्रों का परीक्षण सफलतापूर्वक कर सकता है, क्योंकि उसे अपने प्रत्येक छात्र की योग्यता और क्षमता का ज्ञान होता है कि मेरा कौन छात्र कितना, उसके अंदर कितनी योग्यता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है अपने छात्रों को। वह उसी अनुरूप छात्र का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी करता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। विद्यालय में एक कक्षा के समस्त छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है भाई, क्लास में क्या होती है? विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है। हर बच्चे की अलग क्षमता होती है, रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। तो सभी की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि अलग अलग होती है। शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रदान करता है। जो अलग जैसा सीखने वाला है उसको उसके हिसाब से सिखाया जाता है। शिक्षक को ये पता होता है कि उसकी कक्षा का कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, कौन मंदबुद्धि है,
इस आधार पर टीचर दोनों प्रकार के छात्रों को अलग अलग विधियों से शिक्षा प्रदान करता है। समस्यात्मक छात्रों का विशेष अध्ययन। शिक्षक कक्षा के जो समस्यात्मक, जो प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड होता है, बच्चे होते हैं, उनसे अच्छी तरह से परिचित होता है, क्योंकि समस्यात्मक छात्रों के व्यवहार का अध्ययन यह विशेष रूप से करता है, उनको उसी अनुसार शिक्षा प्रदान करता है जिसके द्वारा छात्रों की समस्या दूर हो जाती है। आवश्यक सूचनाओं का संकलन। शिक्षक के पास छात्र से जुड़ी आवश्यक सूचनाओं का संकलन रहता है, जैसे छात्र की रुचि अभिरुचि से संबंधित। शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि छात्र की रुचि किस क्षेत्र में अधिक है और किस क्षेत्र में कम या नहीं भी है। इन सूचनाओं के आधार पर ही शिक्षक छात्र को निर्देशन प्रदान करता है। व्यावसायिक सूचना प्रदान करना। विद्यालय में छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है और उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। सर्वांगीण का मतलब होता है बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, हर तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर टीचर छात्रों को व्यावसायिक सूचना, व्यवसाय से संबंधित सूचना भी प्रदान करता है। तो ये आप समझ गए, जो कि हमारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि निर्देशन में शिक्षक कैसे अपना रोल अदा करता है। परामर्श की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं वो आपको बतानी है। देखिएगा, क्वेश्चन परामर्श की विधियां आपसे पूछ रहा है, प्रविधियां। परामर्श प्रविधियों का अध्ययन कई दृष्टिकोण से किया जा सकता है। परामर्श का काम इतना जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रक्रिया, प्रोसेस के अंतर्गत अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां एक ही प्रविधि कारगर सिद्ध नहीं होती। एक तरीके से हर व्यक्ति को सॉल्यूशन नहीं दे सकते, हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, तो उसके हिसाब से हमें परामर्श देना होता है। अतः परामर्श कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समस्या और सेवार्थी को ध्यान में रखते हुए, आखिर समस्या क्या है और ये किस व्यक्ति से जुड़ी है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए सही विधि का प्रयोग करना पड़ता है। परामर्श की प्रविधियां निम्नलिखित हैं जो परामर्श कार्य में उपबोधक के कार्य को सरल बना सकती हैं। एक तो होती है साइलेंस टेक्निक। सर ये साइलेंस टेक्निक क्या है? देखिएगा, साइलेंस टेक्निक में होता क्या है, मौन धारण प्रविधि। जब परामर्शदाता सेवार्थी की समस्या या वार्तालाप को चुपचाप बिना कोई टिप्पणी किए ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर के सुनता है तो इसे मौन धारण प्रविधि कहते हैं। इसमें जो परामर्श देने वाला है, परामर्शदाता, वो परामर्श प्रार्थी की बात को बड़े ध्यान से चुपचाप सुन रहा होता है। स्वीकृत विधि, एक्सेप्टेंस टेक्निक। इस प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के द्वारा अपने विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते समय ठीक है, अच्छा है इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके उसके विचारों एवं दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करता है। जैसे जब सामने वाला परामर्श प्रार्थी बोल रहा है तो बीच में हूँ हाँ करता रहता है, ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, इस तरीके से उसकी बात को स्वीकार करता रहता है। फिर रीस्टेटमेंट टेक्निक। ये जो रीस्टेटमेंट टेक्निक है, पुनरावृत्ति प्रविधि। पुनरावृत्ति प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के कथन को दोहराता है ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि परामर्शदाता सजग है। जैसे आपने कहा फिर हम वहाँ गए तो हमारी उससे बातचीत हो गई, तो परामर्शदाता कहेगा अच्छा तुम्हारी उससे बातचीत हो गई, फिर क्या हुआ, अच्छा उसने ऐसा कह दिया, अच्छा फिर क्या हुआ, इस तरीके से उसकी बात को रिपीट करता रहता है। मान्यता प्रदान की प्रविधि, अप्रूवल टेक्निक। सेवार्थी परामर्श के समय अपनी समस्या से संबंधित अनेक तथ्य और विचार परामर्शदाता के समक्ष प्रस्तुत करता है। बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें। परामर्शदाता सेवार्थी के तथ्यपूर्ण विचारों को बीच बीच में मान्यता भी प्रदान करनी चाहिए। विश्लेषण प्रविधि, एनालिसिस टेक्निक। विश्लेषण प्रविधि में सेवार्थी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, समस्याओं और उनसे संबंधित तथ्यों का परामर्शदाता द्वारा क्या हो, विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है। फिर रिग्रेशन टेक्निक, प्रत्याग प्रविधि। परामर्शदाता कभी कभी सेवार्थी के विचारों को दोषपूर्ण मानता है कि मतलब उसके जो थॉट हैं थोड़ा गलत हैं, खराब है, दोषपूर्ण है, उनमें कमी है। ऐसी सिचुएशन में परामर्शदाता के पास ऐसे विचारों का प्रत्याग करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। एश्योरेंस टेक्निक। आश्वासन में परामर्शदाता सेवार्थी के कथनों को स्वीकार करता है और साथ ही साथ उनका अनुमोदन करता है। ऐसा करने से परामर्शदाता में सेवार्थी का विश्वास बढ़ेगा और वो परामर्शदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए उत्सुक रहेगा। तो ये परामर्शदाता की प्रविधियां हम पढ़ रहे थे
अगला क्वेश्चन, स्थानापन्न सेवा का मतलब क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए, स्थानापन्न सेवा होती क्या है, किसी व्यवसाय और व्यवसाय के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयुक्त स्थान दिलाने की प्रक्रिया को स्थानापन्न कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि हम हमारे यहाँ से ये कोर्स कर लीजिए, हम आपको प्लेसमेंट दिलवाएंगे, 100% हम आपको प्लेसमेंट देंगे, यानी कि आपको जॉब भी दिलवाएंगे, तो ये होती स्थानापन्न सेवा। छात्रों को उनकी योग्यताओं, क्षमताओं एवं गुणों के आधार पर उपयुक्त स्थान दिलाना, जहाँ पर वो आसानी से एडजस्ट करके उसमें सक्सेस हो सकें, वही तो स्थानापन्न सेवा कहलाती है। श्री कृष्ण दुबे कहते हैं कि स्थानापन्न सेवा का आशय उस व्यावसायिक सहायता से है जो छात्रों को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार व्यवसाय के चयन एवं उसमें समायोजन हेतु प्रदान की जाती है, और वो सहायता विद्यालयी जीवन एवं विद्यालयी जीवन के बाद भी प्रदान की जा सकती है। किलफोर्ड पी फ्रोलेक, स्थानापन्न सेवा का संबंध छात्र को अगले पद या कार्य के लिए सहायता देना है, जिससे वो किसी व्यवसाय में स्थान या पद ले सके या शिक्षा संस्था में उपयुक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में स्थान भी पा सके। स्थानापन्न सेवा के कुछ प्रकार भी होते हैं। क्या प्रकार होते हैं देखिएगा, चलिए। एक तो व्यावसायिक स्थानापन्न, वोकेशनल प्लेसमेंट सर्विस इसको कहते हैं। व्यावसायिक स्थानापन्न से मतलब है किसी व्यक्ति को व्यवसाय या रोजगार के क्षेत्र में उचित स्थान दिलाने की प्रक्रिया। जॉर्ज ई मॉयर्स के अकॉर्डिंग एक नवयुवक को विद्यालय में व्यावसायिक क्रियाओं में भेजना शैक्षिक सेवा है, अतः समाज द्वारा चुनी हुई शैक्षिक संस्था विद्यालय का ही एक उचित काम है। शैक्षिक स्थानापन्न सेवा, एजुकेशनल प्लेसमेंट सर्विस। स्थानापन्न सेवा का अर्थ रोजगार दिलाने तक ही सीमित नहीं है कि बस रोजगार दिला दिया, बात खत्म। अभी तो छात्रों को रोजगार दिलाने से पूर्व तैयारी करने में स्थानापन्न सेवा का योगदान है। क्या है, रोजगार दिलाने से पहले तैयारी कराने में, कि भाई जो रोजगार आप दिला रहे हैं उसकी तैयारी भी आप करवा रहे हैं, ठीक है। यह सेवा छात्रों को विविध विषयों का चयन कराने में सहायता प्रदान करना, अलग अलग विषय को, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसी सब्जेक्ट को पढ़े, उसको चूज़ करे, जिससे वे भावी जीवन में तैयार हो सके। जैसे डॉक्टर बनने के लिए इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़नी होती है ना, इन सभी का भी अध्ययन करना होता है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट सर्विस, प्रशिक्षण स्थानापन्न सेवा के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित ट्रेनिंग की व्यवस्था के विषय में सूचना भी प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र को ये बताया जाना चाहिए कि वह शिक्षक बनना चाहता है तो उसको 2 साल का बीटीसी या फिर बीएड करना होगा, डॉक्टर बनना चाहता है तो एमबीबीएस करना होगा। ये जो है नॉलेज बच्चे को दी जानी चाहिए। ये क्वेश्चन हम स्थानापन्न सेवा का पढ़ रहे थे, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन था ये, स्थानापन्न सेवा पूछ रहा था आपसे। अगला प्रश्न लीजिए, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर क्या होता है। देखिए, शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित निर्देशन, जो शैक्षिक निर्देशन है इसमें छात्रों को विभिन्न शैक्षिक विषयों और संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। शिक्षा से संबंधित जो विषय होते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, है ना, कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है, किस फील्ड में इस समय ज़्यादा क्रेज़ है, उस हिसाब से जानकारी दी जाती है। कौन सी संस्था बढ़िया है, कौन सी किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ से आप जल्दी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये सारी बात इसमें होती है। व्यावसायिक निर्देशन में विभिन्न व्यावसायिक विषयों, यानी कि व्यवसाय से संबंधित, किस व्यवसाय से संबंधित कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और उस व्यवसाय के बारे में कौन सी संस्था अच्छी है, इसकी जानकारी दी जाती है। शैक्षिक निर्देशन में छात्रों के बौद्धिक विकास पर अधिक जोर, की मतलब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो, ठीक है। और व्यावसायिक निर्देशन में व्यावहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है, बच्चे का व्यवहार डेवलपमेंट होना चाहिए। शैक्षिक विकास में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता और शैक्षिक अवसरों की विविधता में संतुलन रखा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक विकास पर जोर दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन में पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है। व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय संबंधी जानकारी दी जाती है। शैक्षिक निर्देशन उपयुक्त पाठ्यक्रम को चुनने में सहायता करता है, सही पाठ्यक्रम को। व्यावसायिक निर्देशन उपयुक्त व्यवसाय को चुनने में सहायता करता है। शैक्षिक निर्देशन में अन्य विधियों के साथ निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली ही
उपयुक्त होती है। व्यावसायिक निर्देशन मानकीकृत परीक्षा प्रणाली पर आधारित होता है। शैक्षिक निर्देशन का प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विशेष महत्व है। व्यावसायिक निर्देशन उच्च माध्यमिक स्तर पर अधिक इम्पॉर्टेंट है। शैक्षिक निर्देशन सामान्य अध्यापकों के सहयोग से भी सफल हो सकता है। व्यावसायिक निर्देशन के लिए विशिष्ट, प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति का योगदान जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर पूछ लेगा आपसे। अगला प्रश्न नीचे, विद्यालय की निर्देशन संगठन सेवा का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए तथा इसकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, निर्देशन कार्यक्रम की दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि संगठन से तात्पर्य ऐसे कर्मियों के समूह से है जो विद्यालय में निर्देशन सहायता स्वच्छ, सावधानीपूर्वक और तार्किक रूप में उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयारी या व्यवस्था करता है। किसी भी कार्य के प्रबंधन में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्देशन सेवा एक निश्चित यानी नीति, एक पॉलिसी के अनुरूप संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और प्रशासित होती है। संगठन के दो भाग होते हैं, मानवीय संगठन और भौतिक संगठन। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन की आवश्यकताएं क्या हैं? विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन शैक्षिक कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक है और छात्रों को कुसमायोजन से बचाने के लिए आवश्यक है। माता पिता में संगठन जो है ये माता पिता में निर्देशन के प्रति चेतना जागृत करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धि में विद्यालय प्रशासन की मदद करने के लिए भी आवश्यक है। और ये जो विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन है, इसकी आवश्यकता क्या है कि शिक्षकों और छात्रों में निर्देशन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए भी ये आवश्यक है कि गाइडेंस के प्रति उनका विश्वास भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समन्वित परामर्श से आप क्या समझते हैं? परिचय स्पष्ट कीजिए। समन्वित परामर्श के प्रचारक एवं प्रवर्तक थॉर्न है सर। कौन? थॉर्न। समन्वित परामर्श विधि निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श का मिश्रित रूप है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता निर्देशीय परामर्श की तरह न तो सक्रिय होता है और न ही अनिर्देशीय परामर्श की तरह निष्क्रिय होता है। वह इन दोनों विधियों के बीच के मार्ग को अपनाता है। समन्वित परामर्श विधि के अंतर्गत परामर्शदाता सबसे पहले परामर्श प्रार्थी की समस्या और व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। उसके पश्चात वह उस विधि को चुनता है जो उस प्रार्थी के लिए अधिक उपयोगी होती है। समन्वित परामर्श की विशेषताएं, इसमें वस्तुनिष्ठ एवं समन्वयपरक विधियों का प्रयोग किया जाता है। परामर्श के शुरू में प्रार्थी की सक्रियता वाली प्रविधियों का प्रयोग अधिक होता है और इसमें परामर्शदाता निष्क्रिय होता है। इसमें कार्यकुशलता एवं उपचार प्राप्त करने को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसके प्रयोग में अल्प व्यय के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। प्रार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही डिसीजन लिया जाता है कि निर्देशीय विधि का प्रयोग किया जाए या फिर अनिर्देशीय विधि का प्रयोग किया जाए। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन समन्वित परामर्श से रिलेटेड था, अच्छा क्वेश्चन था। निर्देशन के मूल सिद्धांत क्या है? सिद्धांतों की निश्चित संख्या के विषय में विद्वान एक मत नहीं है कि भैया इतने ही हैं, तय नहीं है, सब एक मत नहीं है और सभी के अनुसार इनकी संख्या अलग अलग है। जोन्स ने कहा है कि निर्देशन के 5 सिद्धांत हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं भैया 14 हैं, हम्फ्री ट्रेक्सलर कहते हैं कि ऐसा है 7 हैं। तो सबने अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। इन सभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका अनुकरण प्रायः सभी के द्वारा किया जाता है। यानी कि ठीक है, सिद्धांत माने तो गए हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिनको सब मानते हैं। एक तो निर्देशन समस्त छात्रों के लिए होना चाहिए। सभी छात्रों को निर्देशन की आवश्यकता होती ही है। जीवन के हर चरण में प्रत्येक व्यक्ति को समस्या की अनुभूति अवश्य होती है। विद्यालय में भी प्रायः ऐसी गलत धारणा विकसित हो जाती है कि निर्देशन की आवश्यकता उन्हीं छात्रों को होती है जो कुसमायोजित होते हैं। जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली में निर्देशन सहायता सभी छात्रों को समान रूप से मिलनी चाहिए। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन प्रक्रिया को किसी विशेष आयु के लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता कि बस इसको केवल 22 साल तक निर्देशन चलेगा या 25 साल तक के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ये जीवन भर चलती रहनी चाहिए क्योंकि जीवन के प्रत्येक पग पर व्यक्ति समस्याओं का सामना करता ही है। यदि इन समस्याओं का समाधान समय पर न किया जाए तो जीवन समस्याग्रस्त बन जाता है। निर्देशन छात्र विकास के सभी
क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए कि बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट हो। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास करते हुए उसे सफलता की ओर ले जाना है। निर्देशन के माध्यम से ही छात्रों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। स्व निर्देशन की योग्यता का विकास। निर्देशन प्रदान करते समय इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति को ही इस योग्य बना दिया जाए कि वो खुद अपनी समस्याओं का समाधान पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कर सके। निर्देशन के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति सही और गलत में भेद कर सके और विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य बनाते हुए अपनी सूझबूझ से डिसीजन भी ले पाए। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देना। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तित्व की जांच करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है डेफिनेटली, और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता, रुचि, उसकी योग्यता, क्षमता में भी भिन्नता तो होती ही है। इसलिए निर्देशन में व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को उसकी समस्या को समझ करके उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, गाइड करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके निर्देशन में भैया, कठोर ना हो कि बस यही मानना है आपको। ठीक है। व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। जिस प्रकार समाज का स्वरूप समय के हिसाब से बदलता रहता है, उसी प्रकार सिचुएशन, कंडीशन और एज के अकॉर्डिंग मनुष्य की जो प्रॉब्लम्स है उनका भी स्वरूप बदलता रहता है। ऐसे में आवश्यक है कि निर्देशन की प्रक्रिया में भी लचीलापन होना चाहिए। निर्देशन किसी भी, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के वो गाइड करना शुरू कर दे, निर्देशन देना शुरू कर दे, नहीं, ये वेल ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इच्छुक व्यक्तियों को निर्देशन प्रदान करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण सम्मिलित होने चाहिए। अतः विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति के माध्यम से ही निर्देशन की प्रक्रिया का संचालन होना चाहिए। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको ये सभी लोग मान्यता देते हैं, चाहे जोन्स हो, हम्फ्री और ट्रैक्सलर हो। ठीक है, ये सब लोग वैसे तो अलग अलग बताते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको ये सभी मानते हैं। और अगर आपसे पूछ ले निर्देशन के सिद्धांत तो आप यही लिख करके आएंगे। ठीक है। अब देखिए, निर्देशन और शिक्षा में अंतर क्या, स्पष्ट क्या है और संबंध क्या है। निर्देशन एवं शिक्षा में स्पष्ट संबंध स्पष्ट कीजिए। देखिए, शिक्षा और निर्देशन का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। शिक्षा के किसी भी अर्थ को लेकर हम शिक्षा और निर्देशन को अलग अलग नहीं मान सकते। यदि शिक्षा और निर्देशन के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को देखा जाए तो दोनों लगभग समान ही हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है व्यक्ति में निहित क्षमताओं और योग्यताओं की सीमा में उसका सर्वांगीण विकास करना। निर्देशन भी इसी उद्देश्य को लेकर के चलता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सर, ये कभी रुकती नहीं है। जब हम छोटे होते तभी हमको गाइडेंस चाहिए होता है, आज भी हमको कोई बड़ा गाइड करने वाला होना चाहिए, है ना। हम चाहे कितना भी लिख पढ़ जाएं, सीख जाएं, योग्य हो जाएं, लेकिन जो हमसे बड़े हैं हमें उनसे निर्देशन चाहिए ही चाहिए, है ना। हम दूसरों से सलाह मशवरा तो करते ही हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है सर। व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याओं तक निर्देशन का विस्तार है। उसी प्रकार शिक्षा का विस्तार भी व्यक्ति के जीवन समग्र परिधि तक जाता है। बाकर मेहंदी ने शिक्षा और निर्देशन के संबंध में अपनी पुस्तक स्कूलों में निर्देशन के अंतर्गत निर्देशन को शिक्षा की एक उप प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य समस्त शैक्षिक प्रक्रिया को प्रत्येक छात्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ संबंधित करना है। अतः जहाँ तक व्यक्ति के विकास का संबंध है, निर्देशन और शिक्षा समान अर्थों में लिए जाते हैं। इन दोनों के उद्देश्य और लक्ष्य समान हैं, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग आने वाली विधियां वैसी नहीं होती जैसी निर्देशन में होती हैं। ये भी स्पष्ट है कि सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपने शिक्षा और निर्देशन में संबंध को समझा। अब देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन का परिचय दीजिए। व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित समस्याओं का विवरण दीजिए। क्या होता है समझिए। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीवन
कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसका भी विशेष महत्व है। स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक संतुलन और सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है और समस्याओं का समाधान करके समाज से समायोजन स्थापित करने में मदद भी उसको दी जाती है। इस प्रकार का निर्देशन प्राप्त व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में समर्थ होता है और एक संतुलन की अवस्था भी प्राप्त करता है। सीवी गुड के अनुसार निर्देशन का वो पहलू जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों और आंतरिक वैयक्तिक समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान करता है, व्यक्तिक निर्देशन कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग व्यक्तिक निर्देशन वो सहायता है जो व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों में रवैयों और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। तो ये आपने समझा व्यक्तिगत निर्देशन, ठीक है। अब व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं। क्या समस्याएं होती हैं देखिएगा। कहता है कि रॉस एल मूनी एवं एच रेमर्स आदि के अध्ययन के आधार पर व्यक्तिगत समस्याओं को 7 वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं, दूसरा सामाजिक संबंधों से जुड़ी समस्याएं, पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंधों से संबंधित समस्याएं, संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, धर्म, चरित्र, आदर्श और मूल्यों से संबंधित समस्याएं, यौन, प्रेम और विवाह से संबंधित समस्याएं। ये सब क्या हैं? व्यक्तिगत समस्याएं हैं भैया। सूचना सेवा से आप क्या समझते हैं इसको? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है। देखिए, सूचना सेवा और इसके उद्देश्य भी आपको बताने हैं। शिक्षा का लक्ष्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें सूचना सेवाएं भी सम्मिलित हैं। सूचना सेवाएं निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छात्र और निर्देशन दोनों के लिए सूचनाओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि निर्देशन कार्य करने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त सूचनाओं की जानकारी नहीं है तो वो कभी भी सफलतापूर्वक निर्देशन कार्यक्रम को संचालित नहीं कर सके। भाई, आप लोगों को गाइड तो कर रहे हो लेकिन आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कंप्लीट जानकारी ही नहीं है, तो क्या आप बेहतर गाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको क्या होना चाहिए? आपको होना चाहिए फुल अपडेटेड, ठीक है, तभी आप बच्चों को गाइड कर सकते हो। शैक्षिक निर्देशन के लिए पाठ्यक्रमों, शैक्षिक अवसरों, शैक्षिक संस्थाओं, प्रवेश के लिए अपेक्षित योग्यताओं, वित्त व्यवस्था इत्यादि सूचनाएं व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यक्ति की पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों और उसकी विशेषताओं से संबंधित सूचनाएं आवश्यक होती हैं। सूचना सेवा निर्देशन प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सूचना सेवा का उद्देश्य क्या है? सूचना सेवा का उद्देश्य सूचना सेवा के माध्यम से विश्वसनीय एवं शुद्ध सूचनाओं का विवरण रखना है। निर्देशन की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करना है। सूचना के विभिन्न स्रोतों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने में छात्रों की सहायता करना है। समस्त सूचनाओं का उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायता प्रदान करना है। तत्कालीन, विश्वसनीय एवं शुद्ध सूचनाओं का विवरण रखना जिससे छात्र उनका प्रयोग समुचित रूप से कर सकें। निर्देशनकर्ता और छात्रों को एक ही स्थान, समय और धन का दुरुपयोग के बिना सूचना उपलब्ध कराना है। तो ये हम समझ रहे थे सूचना सेवाओं के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई भी निर्देशन कार्यक्रम अनुवर्ती सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता है, स्पष्ट कीजिए। कैसे? देखिए, निर्देशन और परामर्श निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। कोई ऐसा नहीं कि 2-4 दिन की हो, निरंतर चलती रहती हैं। अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। अनुवर्ती सेवा विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह विद्यालय एवं छात्र दोनों के लिए उपयोगी भी है। अनुवर्ती सेवा के अभाव में निर्देशन कार्यक्रम अधूरा है। इस सेवा के आधार पर निर्देशन कार्यक्रम की सार्थकता और वैधता ज्ञात की जाती है। इस सेवा के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यालय अपने कार्यक्रम में आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन भी करता है। अनुवर्ती सेवा का अर्थ क्या है, इसको समझिए। अच्छा पॉइंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। अनुवर्ती सेवा निर्देशन का प्रमुख अंग है। इन सेवाओं का उदय निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन के लिए हुआ है।
अनुवर्ती सेवा से तात्पर्य उन सेवाओं से है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कार्य यानी जॉब में लगने के बाद ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए प्रदान की जाती है। ग्रेजुअल मतलब उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रदान की जाती है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार अनुगामी सेवाओं का आशय उस प्रक्रिया से है जो निर्देशन सेवाओं के प्रभाव को सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यावहारिक रूप में मूल्यांकित करती है और व्यवहारगत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। अनुवर्ती सेवा निर्देशन तथा परामर्श का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक सोपान है, जिसमें स्थानापन्न की अवस्था में छात्र की कार्यकुशलता देखी जाती है, वह रोजगार से संतुष्ट है और प्रभावशाली तरीके से काम भी कर रहा है। अनुवर्ती सेवा के कुछ उद्देश्य होते हैं। एम्स ऑफ फॉलो अप सर्विस। अनुवर्ती सेवा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तिगत समायोजन तथा आनंदप्रद व्यावसायिक अनुभवों के अर्जन में सहायता प्रदान करना है। अनुवर्ती सेवा के उद्देश्य को कुछ ये बिंदु हैं, इनके माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो समायोजन के विषय में ज्ञान। किसके विषय में ज्ञान? समायोजन के विषय में ज्ञान। अनुवर्ती सेवा के माध्यम से परामर्शदाता या टीचर अपने छात्र की शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में कहाँ तक समायोजन कर सका है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद अनुवर्ती सेवा जो फॉलो अप सर्विस है, उसके द्वारा छात्र को समायोजन स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पूर्व छात्रों से संपर्क। अनुवर्ती सेवा के माध्यम से विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान अपने भूतपूर्व छात्रों से संबंध स्थापित करते हैं। भूतपूर्व छात्रों से संबंध स्थापित करने का उद्देश्य छात्रों को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना होता है। अवसरों का पता लगाना। अनुवर्ती सेवा के माध्यम से छात्र को शिक्षण और व्यावसायिक क्षेत्रों के विषय में विविध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है और साथ ही अन्य कार्य क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। छात्रों को प्रोत्साहित करना। यदि किसी भी छात्र को समायोजन में परेशानी होती है तो उसके समायोजन में आने वाले कारणों को ज्ञात करके उसकी सहायता करते हैं अथवा उसे व्यवसाय परिवर्तन में भी सहायता करते हैं। विद्यालय छोड़ने की जानकारी प्राप्त करना। विद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो विद्यालय छोड़ देते हैं। समय से पहले छात्र के विद्यालय छोड़ने के कारणों का पता लगाना कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बच्चे ने विद्यालय क्यों छोड़ा है, और फॉलो अप सर्विस के माध्यम से फिर उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे, फॉलो अप सर्विस यानी कि अनुवर्ती सेवा। लॉन्ग क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे परामर्शदाता में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। केलर के अनुसार एक अच्छे परामर्शदाता में निम्नलिखित विशेषताएं और गुण होने चाहिए। एक तो अच्छी आधारभूत बुद्धि, गुड बेसिक इंटेलिजेंस। परामर्शदाता में इतना कौशल होना चाहिए कि वो अनुभव द्वारा अथवा औपचारिक अध्यापन, फॉर्मल टीचिंग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का यथास्थान उपयोग कर सके, कि जो भी उसने नॉलेज ग्रहण किया है अब जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे उसका प्रयोग तो कर पाए। समृद्ध सामान्य ज्ञान, कॉपियस जनरल इन्फॉर्मेशन। परामर्शदाता के लिए अपने आसपास के सांस्कृतिक और आर्थिक जगत का सामान्य ज्ञान पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित है। विशेष रूप से व्यावसायिक यानी ऑक्युपेशनल जगत की उसकी जानकारी विस्तृत होनी चाहिए। इंटेंसिव स्पेशल इन्फॉर्मेशन, व्यवसाय का क्षेत्र परामर्शदाता का विशेष क्षेत्र है। परामर्शदाता को व्यवसाय संबंधी जानकारी विशेषता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसे केवल भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोजगारों की संभावना का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए कि हाँ ये रोजगार की संभावना है, अब ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन सी योग्यता और प्रशिक्षण वांछनीय, अगर कोई रोजगार है भी तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए, किस तरीके से व्यक्ति वेल ट्रेंड होता कि वो इस रोजगार में जा सके। उसे व्यक्तियों के स्वभाव, उनके मनोवैज्ञानिक कमजोरी और संस्कारों के संबंध में गहरी जानकारी भी होनी चाहिए। स्पेशल स्किल क्या होगी? परामर्शदाता को कुछ विशेष तकनीकों के प्रयोग से कुशल होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, जैसे टेस्टिंग की तकनीकी, साक्षात्कार की तकनीकी, टेक्निक ऑफ इंटरव्यू कैसे होना चाहिए व्यक्ति का, है ना, प्लेसमेंट की तकनीक उसको पता होनी चाहिए। इन तकनीकों के अतिरिक्त उसे व्यावसायिक सूचनाएं एकत्र करने, उनके वितरण और अन्य मापन परीक्षण जो मेजरमेंट टेस्ट होते हैं उनकी जानकारी भी उसे होना चाहिए। स्पेशल पर्सनल इंटेलिजेंस, परामर्शदाता में कुछ विशेष व्यक्तिगत गुण भी आवश्यक हैं।
उसमें सहानुभूति, सहिष्णुता, वस्तुगतता, ऑब्जेक्टिविटी वांछनीय है। उसका व्यक्तित्व संतुलित एवं निष्ठावान होना चाहिए। उसे यथासंभव विवेकशील, उत्साही, एनर्जेटिक और दूसरों की कमजोरियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। वास्तव में परामर्शदाता एक असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, परामर्श के उद्देश्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं ये आपको संक्षेप में बताना है। देखिए, कहता है कि परामर्श के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं, अतः उन सबका वर्णन करना कठिन है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा बताए गए परामर्श के उद्देश्य इस प्रकार हैं। कैसे हैं? एक तो रॉबर्ट्स के अनुसार परामर्श के उद्देश्य, रॉबर्ट्स ने परामर्श के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन ढूंढ सके। व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना। व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम प्रारंभ करने में सहायता करना। व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना। एंड व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में भी सहायता देना। इतनी बात। फिर हार्डी के अनुसार परामर्श के क्या उद्देश्य बताए गए हैं। देखिए, हार्डी ने परामर्श के कुछ 3 उद्देश्य बताए हैं। कितने? 3। क्या? व्यक्ति को खुद के डेवलपमेंट से रिलेटेड उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना। व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोण और कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता करना। पारिवारिक जीवन, व्यवसाय एवं नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करना। ये हार्डी के अनुसार परामर्श के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। थट और गेरविच ने परामर्श के उद्देश्यों को अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार कहा है। वो कहते हैं, परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्यों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि परामर्श प्रार्थी, यानी कि जो परामर्श चाहने वाला है, उसके द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों और आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति होनी चाहिए। परामर्श प्रार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति और समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधी के क्षेत्र में उनका निहितार्थ होना चाहिए। तो ये सबने अपने अलग अलग उद्देश्य बताए हैं कि परामर्श के क्या उद्देश्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, साक्षात्कार प्रविधि से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। देखिए, साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ क्या है? 2 व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसी जो वार्तालाप है, साक्षात्कार प्रविधि कहलाता है। सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। प्रोफेसर मानेंद्रनाथ बसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। साक्षात्कार प्रविधि के प्रकार क्या हैं? कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार प्रवृत्ति के मुख्य प्रकार हैं। एक तो चयनात्मक साक्षात्कार, जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है। जब जो है किसी का इंटरव्यू जो है वो जीविका में नवीन नियुक्ति, यानी कि उसका क्या होना है, उसको नियुक्ति होनी है उसकी, ठीक है, तो उसके लिए चयन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार को चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। शोध साक्षात्कार, इस साक्षात्कार में किसी विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता कुछ तथ्यों को निश्चित कर लेता है और उन्हीं से संबंधित तथ्यों का आकलन करता है कि हाँ, मुझे ये बातें इनसे पूछनी है, इन बातों की जानकारी मुझे इससे चाहिए। निदानात्मक साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता बालक या किसी व्यक्ति की समस्या के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। किसी विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्रों के किसी विशेष समस्या के विषय में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त साक्षात्कार इस प्रकार का एक उदाहरण है। उपचारात्मक साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार के बाद जब किसी छात्र की समस्या और उसके विषय में सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती हैं तो उपचारात्मक साक्षात्कार में व्यक्ति से
इस प्रकार का वार्तालाप किया जाता है कि उसको अपनी चिंताओं और समस्याओं से मुक्त किया जा सके और तथ्य समायोजन सही प्रकार से हो सके। तथ्य संकलन साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। टीचर इसी इंटरव्यू द्वारा छात्रों के संबंध में तथ्य एकत्रित करते हैं और तथ्य संकलन साक्षात्कार शारीरिक रूप से अवलोकन भी करता है। तो ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे जो साक्षात्कार प्रवृत्ति के प्रकार इसमें बताए गए हैं। निर्देशन की निम्नलिखित तकनीकों के विषय में अपने शब्दों में इसका विवरण दीजिएगा। देखिए, अवलोकन विधि के बारे में, साक्षात्कार विधि और समाजमिति विधि के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पहला है प्रेक्षण या अवलोकन, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। गुड के अनुसार अवलोकन का उपयुक्त परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रकट व्यवहार से संबंध होता है। प्रेक्षण विधि को अवलोकन विधि भी कहते हैं। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करना, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है कि आप उसको कंटिन्यू ऑब्जर्व करते हैं, उस पर नजर रख रहे हैं। अवलोकन या प्रेक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण प्राप्त किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रियाओं और उसके व्यवहार को का निश्चित समय एवं समय समय पर उसका विवरण भी इकट्ठा किया जाता है। अवलोकन विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में बल्कि शक्तियों के समूह के अध्ययन में भी लाभकारी होती है। अवलोकन विधि बहुत पुरानी विधि है। प्राचीन काल में मानव द्वारा अवलोकन विधि का ही अधिकतर प्रयोग भी किया जाता था, जैसे शिशु का व्यवहार, चिकित्सक द्वारा रोगी का निरंतर अवलोकन आदि। अब शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अवलोकन विधि का अधिकतम प्रयोग होने लगा है। निर्देशन प्रक्रिया में भी इस विधि द्वारा व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार विधि की अगर बात करें तो साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं और गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। साक्षात्कार निर्देशन कार्यविधि का एक आवश्यक अंग है जिसे परामर्श प्रक्रिया का हृदय माना जाता है। विद्यालयों में छात्रों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के समझने और उनके समाधान में छात्रों को सहायता करने के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधि मानी गई है। बकिंघम तथा मूल के अनुसार साक्षात्कार वह गंभीर वार्तालाप है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, न कि केवल संतोष के लिए बातचीत होती है। पोलिंग यज्ञ के अनुसार साक्षात्कार वो क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। गुड और हैट किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार होता है। समाजमिति विधि की बात करते हैं। समाजमिति द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक संबंधों का पता लगाया जाता है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना गया है। व्यक्ति के समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है। सामाजिक वातावरण का बहुत महत्व होता है क्योंकि सामाजिक वातावरण में व्यक्ति को रह करके समायोजन करना पड़ता है और दूसरे व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध विकसित भी करने होते हैं। सामाजिक वातावरण में ये आवश्यक नहीं कि देखिए सामाजिक वातावरण में ये आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्ति चाहते ही हों। ये भी संभव है कि एक परिस्थिति में एक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्ति बहुत पसंद करते हैं अथवा चाहते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो उसी व्यक्ति को कोई भी अन्य व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम है वहाँ पे आपकी बहुत ज़रूरत है तो वहाँ सब आपके लिए आपके हित में होंगे। कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ वहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये चीज़ होती है। समाजमिति एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है, उसकी कितनी वैल्यू है समाज में। J.W. बेस्ट समाजमिति एक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंधों का वर्णन करने की एक प्रविधि है। ब्रोन फेन ब्रेनर के अकॉर्डिंग समाजमिति सामाजिक स्तर, संरचना और विकास को समूहों के सदस्यों के बीच स्वीकृति और अस्वीकृत की सीमा के माध्यम से मापकर मालूम करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की एक विधि है। इस विधि से ये ज्ञात होता है कि कौन सा विद्यार्थी या व्यक्ति अपने समूह में अपना स्थान नहीं बना पाया। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति या विद्यार्थी की सामाजिकता की भावना को विकसित किया जा सकता है और उसे इस योग्य बनाया जा सके कि वह अन्य लोगों से दोस्ती भी कर सके। तो ये क्वेश्चन हमारा समाजमिति विधि से रिलेटेड था जिसमें हमने पहले साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि पढ़ा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन था, अवलोकन विधि और साक्षात्कार विधि और फिर हमने समाजमिति विधि को समझा। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक के परामर्श संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए कि परामर्श से संबंधित टीचर का क्या रोल होता है।
एक अध्यापक छात्रों के निकट संपर्क में रहता है, अतः वो विविध परिस्थितियों में छात्रों को समझ पाने में समर्थ होता है। टीचर को विद्यार्थियों की आवश्यकता का अच्छा ज्ञान होता है टीचर को, जिससे वे कुछ परामर्श संबंधी काम कर सकता है। शिक्षक परामर्श संबंध निम्नलिखित काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? छात्रों के आवश्यकता और परेशानियों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने में सहायता करना। परामर्श कार्य के लिए आवश्यक परीक्षणों के प्रशासन में परामर्शदाता की सहायता करना। कुसमायोजित विद्यार्थियों के विषय में जानकारी एकत्र करके परामर्शदाता के पास भेजना। मंद गति से अधिगम करने वाले विद्यार्थियों को उचित परामर्श देना। अपने विषय को विभिन्न व्यवसायों से जोड़ना, अर्थात अंतर विषय दृष्टिकोण को अपनाना। ये हमारा शिक्षक परामर्श संबंध है। निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से हैं बताइएगा। देखिए, निर्देशन का सामान्य उद्देश्य है कि व्यक्ति में अपने आप को सही तौर पर जानना और समझना। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, रुचि और अवसर के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना है। इसके साथ साथ निर्देशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता करना है। निर्देशन से संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार है। क्या उद्देश्य है? निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक उन्नति में सहायता करना है, जिससे वो अपने को वातावरण के साथ समायोजित कर सके। व्यक्ति के सामने उपस्थित समस्याओं के समाधान में सहायक होना, जिससे वो तथ्यों को सही ढंग से समझ सके एवं विवेकपूर्ण चुनाव तथा अनुकूलन कर सके। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुकूल शैक्षिक एवं व्यावसायिक ज्ञान देना है, अर्थात उपयुक्त व्यक्ति द्वारा व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देना है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को अपनी क्षमता, रुचि, आवश्यकताओं का आत्मज्ञान मिलता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी छिपी हुई क्षमता, गुणों और प्रतिभा को पहचान करके आत्मविकास और वृद्धि के मार्ग पर बढ़ता है। आज समाज काफ़ी जटिल बनता जा रहा है। निर्देशन का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता द्वारा समाज कल्याण की भावना को जागृत करके सामाजिक तनाव में कमी लाने के लिए भी मार्गदर्शन कर रहा है कि जो तनाव है व्यक्ति के अंदर वो भी किसी तरह कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निर्देशन की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? निर्देशन की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी जरूरत है? देखिएगा, आधुनिक समय में मानव जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आज के बदलते हुए युग के परिणाम स्वरूप जीवन के मूल्यों, मापदंडों और आवश्यकताओं आदि में तीव्रता से परिवर्तन होता नजर आ रहा है। आज के इस युग में व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इन तेजी से होते परिवर्तनों के फलस्वरूप हम अपने शैक्षिक, व्यवहार एवं जीवन के उद्देश्यों को निश्चित करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं और इसी कारण से निर्देशन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। निर्देशन की आवश्यकता के महत्व के संबंध में कुप्पुस्वामी महोदय ने भी लिखा है कि निर्देशन की आवश्यकता सभी युगों में रही है, परंतु आज इस देश में यानी भारत में जो दशाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्होंने इस आवश्यकता को और भी अधिक बलवती बना दिया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। निर्देशन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है? अगर समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या आवश्यकता है? अब इसको समझिए भाई, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता। महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले की अपेक्षा आज के युग में स्त्रियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। उन्होंने इस मान्यता को गलत साबित कर दिया कि स्त्रियां केवल घर के काम और शिक्षण कार्य में अच्छा कर सकती हैं, वो बाहर भी अच्छा कर सकती हैं। स्त्रियों के लिए रोजगार एवं घरेलू जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए रोजगार एवं सेवाओं की व्यवस्था में निर्देशन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, प्राचीन मूल्यों एवं नवीन मूल्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके, जो प्राचीन मूल्य हैं और जो नए हैं, सामंजस्य स्थापित कर किस प्रकार समाज के साथ समायोजन किया जाए और किस प्रकार जीवन व्यतीत किया जाए, इसलिए सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में छात्रों के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता भी है। उचित नियोजन की आवश्यकता, समाज में वर्तमान के बदलते परिवेश को ध्यान में रख करके समाज के स्थायित्व एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार व्यक्ति को शांति प्रदान करने वाला काम प्राप्त हो सके। निर्देशन के माध्यम से
व्यक्ति को शैक्षिक एवं औद्योगिक संस्थाओं तथा सरकारी परियोजनाओं में सामंजस्य स्थापित करके नियोजित ढंग से काम करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मानवीय क्षमता का समुचित उपयोग एवं उसका संरक्षण, यानी कि मानव के अंदर जो भी क्षमता है उसका सही उपयोग हो सके, उसका संरक्षण भी हो सके। वर्तमान समय में निर्देशन सेवाओं के उचित संयोजन से मानवीय क्षमता एवं व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, हर तरीके से डेवलपमेंट होगा, तो वो समाज की उन्नति में अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से अपना योगदान दे सकता है। छात्र निर्देशन के अभाव में अपने लिए उचित पाठ्यक्रम का चयन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मानवीय शक्तियों का नुकसान होता है। इन समस्याओं को रोकने के लिए समुचित निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता भी होती है। धार्मिक और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। प्राचीन काल में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। वर्तमान समय में समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तनों का विशेष प्रभाव भी पड़ा है। नवयुवकों को नैतिक और अनैतिक द्वंद्व से बचाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये हम समझ रहे थे सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कहता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या हो सकता है। अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके वातावरण, समाज एवं परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है कि उसको जैसे गुण उसके पेरेंट्स से मिले हैं, जीन्स से जो गुण मिले हैं, उनका भी उसकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है। वह जिस परिवेश में रहता है, जब उसमें परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के विकास में भी परिवर्तन। भाई, अगर आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में, समाज में कोई परिवर्तन है तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। कैसे? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमता, आकांक्षा, क्षमता, रुझान अलग अलग होता है। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति को अपेक्षित दिशा में आगे विकसित किया जा सके। व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं। प्रत्येक व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं अलग अलग होती हैं। अधिकतर बच्चे परिवार में भावात्मक समायोजन की समस्या का अनुभव करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में समुचित भावात्मक स्थिरता लाने में निर्देशनकर्ता उसे सहयोग दे सकता है। व्यक्ति समाज में भावात्मक समायोजन पूर्ण रूप से कर सके, इसके लिए निर्देशन बहुत आवश्यक है। बाल अपराध का निदान उपचार। वर्तमान समय के समाज के बदलते परिवेश में भागदौड़ की जिंदगी में पेरेंट्स अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चा अपने समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो अपने आप में कुंठित होने लगता है, निराशाग्रस्त हो जाता है, धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। विद्यालय स्तर और पारिवारिक स्तर पर बालकों को निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपराध की ओर अग्रसित ना हो सकें। निर्देशन के माध्यम से उचित उपचार करके उसमें अपेक्षित सुधार भी किया जा सकता है। अगला देखिए, व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता है। विद्यालय में प्रारंभ से निर्देशन प्रदान करने के लिए उचित कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि छात्र को उचित मार्गदर्शन मिल सके जिससे वह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कर सके, जिसके द्वारा उसे संतोष प्राप्त होगा और वह समाज में समुचित रूप से अपने आप को समायोजित करने में भी सफल हो पाएगा। संवेगात्मक संतुलन को बनाए रखना। देखिए, संवेगात्मक संतुलन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। निर्देशन प्रदान करके बालकों की समस्याओं को हल किया जा सकता है और उनको उचित मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है। तो ये हम लोग समझ रहे थे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आपसे राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है ये पूछ रहा है। देखिएगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व को भावी संकटों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रदर्शनियों, पुस्तकों तथा एक दूसरे के लिए किए जाने वाले योगदानों की जानकारी प्रदान करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है।
निर्देशन के अभाव में किसी समाज या व्यक्ति के विकास एवं प्रगति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। निर्देशन का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। देश की रक्षा हेतु भी तो इसकी आवश्यकता है भाई। भारत में देश की रक्षा हेतु निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता है। आक्रामक तत्वों के देश में रहने से देश की आंतरिक स्थिति भी विस्फोटक बनती जा रही है। देश में अराजकतावादी तत्वों की बढ़ती हुई संख्या से देश की सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ सकती है। इससे सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि देश के नागरिकों में देश रक्षा की भावना को डेवलप करने के लिए गाइडेंस प्रदान करना चाहिए। धर्म निरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्राप्त है। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अन्य धर्मावलंबियों के प्रति आचरण निश्चित करने में निर्देशन सहायक होता है। प्रजातंत्र की रक्षा हेतु आवश्यकता। भारत इस समय विश्व के प्रजातंत्र देशों में सबसे बड़ा देश है। यदि भारत में प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है तो यह समझना चाहिए कि संपूर्ण विश्व का प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है। अतः हमें अपने प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से उचित प्रतिनिधियों का चयन करने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य और अधिकारों के ज्ञान, उचित प्रतिनिधियों का चयन, देश के प्रति हमारे दायित्व आदि की दृष्टि से भी निर्देशन की आवश्यकता बढ़ जाती है। राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास की आवश्यकता। राष्ट्र की प्रगति के अभाव में व्यक्ति अथवा समाज की प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा राष्ट्र, हमारा देश आगे बढ़ेगा तभी हमारी वैल्यू होगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, व्यक्ति की वैल्यू होगी। जब राष्ट्र प्रगति के पथ की ओर अग्रसित होगा तभी व्यक्ति अथवा समाज की प्रगति संभव है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि नागरिकों के अंदर राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय जागृति की भावना का विकसित होना बहुत जरूरी है। नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिए समय समय पर निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए और यथासंभव प्रयास भी करने चाहिए। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को समझ लिया। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समझिए कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्वेश्चन अच्छा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय में लगा होता है तो वो अधिक संतोष यानी सेटिस्फैक्शन की अनुभूति करता है। दूसरे शब्दों में मानसिक शांति का अनुभव करता है, जिससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति अरुचिकर व्यवसाय में लगा रहता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता है, क्योंकि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मजबूरी बस वो काम कर रहा है। व्यावसायिक निर्देशन के अभाव में व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के अनुरूप व्यवसाय का चुनाव भी नहीं कर पाता कि कौन सा व्यवसाय मैं करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और काम भी बढ़िया होता रहे, मन भी लगे। मानव प्रतिभाओं की खोज। समाज व्यक्तिक भिन्नताओं से ओतप्रोत है और प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर एक से अधिक शक्तियां अंतर्निहित होती हैं। इन शक्तियों के कारण ही वे मानव जाति की महान सेवाएं कर पाए हैं। व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा को विविध प्रकार के कार्यों में लगाकर लोगों के हित के लिए काम करता है। व्यक्तिक भिन्नताओं की दृष्टि से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी योग्यता, क्षमता, बौद्धिक स्तर, रुचि एवं अभिरुचि के आधार पर समान नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग शक्तियां अंतर्निहित होती ही हैं। निर्देशन के माध्यम से ही व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में विविध माध्यमों से पर्याप्त सूचना एकत्रित की जा सकती है। पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से भी निर्देशन की आवश्यकता है भाई। प्राचीन समय में व्यक्ति परिवार एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो जाता था पुराने समय में, लेकिन आज का समाज इतना क्रिटिकल हो गया है कि व्यक्ति पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। परिवार को देखे कि परिवार के हिसाब से कौन सा व्यवसाय उसके लिए ठीक रहेगा, इसमें बड़ा कंफ्यूज है। आज समाज में परिवार में घटित होने वाली समस्याएं और घटनाएं जिस प्रकार मानव के व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव डालती हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित सफलताएं असफलताएं मानव के पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव डालती ही हैं। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति इन समस्याओं का समन्वित रूप से समाधान करने में भी सफल हो जाता है। मानवीय क्षमताओं का वांछित उपयोग। समाज के वर्तमान स्वरूप का परिदृश्य पहले की अपेक्षा आज काफी बदल चुका है। समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मानवीय क्षमताओं का वांछित उपयोग किया जाए।
आज की भागदौड़ में जितने भी राष्ट्र हैं वो अग्रणी हैं। उनकी सफलता का एक प्रमुख रहस्य ये है कि उन देशों में व्यक्ति की क्षमताओं का समुचित उपयोग किया जाता है। छात्र की अभिरुचि किस व्यवसाय के अनुकूल है और उस व्यवसाय में प्रविष्ट होकर किस प्रकार प्रगति की जा सकती है, इसके लिए उसे उचित निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। तो ये हम समझ रहे थे कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है, इसको समझिए। व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता किसी न किसी रूप में बचपन से लेकर जीवन पर्यंत बनी रहती है। व्यक्ति के विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एवं समाज के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन संभव है। शिक्षा के द्वारा ही किसी देश अथवा राष्ट्र के नागरिकों में वांछित परिवर्तन करके उस देश अथवा राष्ट्र को प्रगति की दिशा में अग्रसित किया जा सकता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल है। यहाँ पे देखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल। शिक्षा आयोग ने कहा है कि भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल दिया जाए। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के मुख्य आधार हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके कारण ही चीन और अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में है। सरकार ने मान्यता प्रदान की है कि माध्यमिक और उच्च स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा विस्तृत हो रही है। छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसित होने के लिए निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। व्यक्तिक भिन्नता के अनुरूप शिक्षा का विकास। व्यक्तिक भिन्नता से तात्पर्य है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से योग्यता, क्षमता, रुचि इत्यादि से समान नहीं होता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों की योग्यता, क्षमता और रुचियां अलग अलग होती हैं। शिक्षक उसी अनुरूप उन्हें शिक्षा प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि छात्रों को व्यक्तिक भिन्नता के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। व्यावसायीकरण पर बल। आज वर्तमान समय में समाज में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, जिसका कारण है छात्रों को पर्याप्त निर्देशन का अभाव होना कि उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। विद्यालय स्तर पर छात्र को उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार उसे व्यवसाय के चयन हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। सार्थक पाठ्यक्रम का चयन नहीं हो पाता, सही पाठ्यक्रम पढ़ने को बच्चे को नहीं मिल पाता है। पाठ्यक्रम के चयन में निर्देशन सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न प्रमापीकृत परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की रुचि, योग्यता, अभिरुचि का पता लगाया जा सकता है तथा उसी प्रकार उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। पाठ्यक्रम का चयन छात्र के भावी जीवन से संबंधित होता है। विभिन्न विषयों और उपविषयों के चलते छात्र को उचित पाठ्यक्रम का चयन करने में निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। अपव्यय और अवरोधन की समस्या की समाधान की आवश्यकता है। अपव्यय से तात्पर्य है वांछित स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देना। ठीक है, और अवरोधन का मतलब होता है छात्र का एक ही कक्षा में कई वर्ष तक अनुत्तीर्ण होते रहना। समझिए मेरी बात, यानी कि अपव्यय का मतलब कि वांछित स्तर तक, जहाँ तक आपको पढ़ना है वहाँ तक अपने शिक्षा प्राप्त नहीं की, पहले विद्यालय छोड़ दिया। अवरोधन मतलब छात्र का एक ही कक्षा में कई वर्ष तक आप बार बार फेल हो रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिए, आप बीच में ही छोड़ के भाग गए। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर इस समस्या का गंभीर स्वरूप देखने को मिलता है। वर्तमान समय में समाज में विद्यालयों की असंतोषप्रद व्यवस्था, अप्रशिक्षित अयोग्य टीचर्स की नियुक्ति, छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, शिक्षा का शुल्क बहुत ज़्यादा है। इन सब कारणों की वजह से समस्या गंभीर होती जा रही है। निर्देशन के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे कि शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। निर्देशन और शिक्षा में कौन कौन से मुख्य अंतर हैं, स्पष्ट कीजिए। निर्देशन यानी गाइडेंस और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। निर्देशन और शिक्षा का लक्ष्य समान होने पर भी इनमें निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है भाई? देखिए, शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही होता है। निर्देशन जो है वो सिर्फ एजुकेशन का एक पार्ट है। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, हर प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है।
परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। जोन्स का मत है कि निर्देशन विशिष्ट प्रकार की सेवा नहीं जो केवल विद्यालय के कार्यों से संबंधित हो। यह ऐसी सेवा है जिसका उपयोग किसी भी शिक्षण की परिस्थिति में किया जा सकता है। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है कि भाई मजबूरी हो सकती है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके उसको सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की ही एक उपज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगला क्वेश्चन लीजिए, सूचना सेवा की विधियों का उल्लेख कीजिए। सूचना सेवा की विधि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होती है। सूचना सेवा का मुख्य काम क्या है? नई नई सूचनाओं का शुद्ध एवं विश्वसनीय ढंग से एकत्रीकरण एवं वर्गीकरण करना। सूचना सेवाओं के वर्गीकरण के बाद सूचनाओं का विवेचन एवं प्रस्तुतिकरण है। सूचना सेवा जितनी अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होगी उतनी ही अधिक सफलता को प्राप्त करने में वो सहायक भी होगी। सूचना सेवा की विधियों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो सूचनाओं का एकत्रीकरण हो गया, सूचनाओं का एकत्रीकरण हो गया जिसमें कहा जाता है सूचनाओं का एकत्रीकरण के अंतर्गत व्यावसायिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके आवश्यक सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है और एकत्रीकरण के बाद इन सूचनाओं को आवश्यकता अनुसार वर्गीकृत कर लिया जाता है। सूचनाओं का प्रदर्शन, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशंस। सूचनाओं के प्रदर्शन के अंतर्गत हम सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों जैसे कंप्यूटर, वीडियो इत्यादि प्रकाशित अथवा अंकित सामग्रियों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है। इन सूचनाओं को वाचनालय, पुस्तकालय इत्यादि के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाता है। सूचनाओं का संक्रमण एवं मूल्यांकन। सूचना संक्रमण के अंतर्गत आधुनिक संप्रेषण तकनीक के प्रयोग द्वारा सूचनाओं को छात्रों और निर्देशनकर्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है और सूचनाओं की मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करने के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को निष्पक्ष भाव से सूचनाओं में निहित अर्थ को समझने में भी सहायता करना है। अगला क्वेश्चन है, परामर्शी और उपचारात्मक सेवा का परिचय दीजिए। इस सेवा के उद्देश्य तथा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है जिसका मतलब होता है सलाह तथा सुझाव लेना या देना। परामर्श सेवा को किसी भी निर्देशन कार्यक्रम का हृदय कहा जा सकता है। परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने डिसीजंस स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है जिससे विद्यार्थी सेवार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से नए निर्णय ले सके। मायर्स के अनुसार परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के मध्य संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता देता है। परामर्श सेवा के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, परामर्श सेवा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। एक तो स्वात्मीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसिद्धि, व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन, प्रक्रियात्मक दृष्टि से संपूर्ण व्यक्ति का विकास सहज बनाना। परामर्श सेवा की विशेषताएं क्या होती हैं? परामर्श सेवा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परामर्श की प्रक्रिया निर्देशीय अधिक होती है। परामर्श की सफलता प्रशिक्षित परामर्शदाता पर निर्भर करती है कि अगर परामर्शदाता वेल ट्रेंड है तो परामर्श भी सफल होगा। परामर्श के अंतर्गत परामर्श देने वाले और लेने वाले के बीच एक साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। परामर्श छात्रों के लिए उद्देश्यपूर्ण अधिगम है। परामर्श की सफलता के लिए नेतृत्व और स्कूल प्रशासक का समर्थन जरूरी है। परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य संबंध है जो परस्पर विश्वास पर भी आधारित होता है। तो ये आप समझ गए परामर्श। अगला क्वेश्चन लीजिए, निर्देशन की प्रकृति आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, निर्देशन की प्रकृति का आधार दर्शन ही है। क्या है? दर्शन। सहायता करना मानव का स्वभाव है। मानव के स्वभाव ने ही निर्देशन को जन्म दिया है। निर्देशन अन्य व्यक्तियों की कठिनाई अथवा समस्या को हल करने में दी जाने वाली एक सहायता है। व्यक्तिगत भिन्नता का जन्म वंशानुगत और सामाजिक वातावरण के प्रभाव से होता है। इसी वजह से हम लोगों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। ठीक है, हम सबकी रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। इसलिए निर्देशन की प्रकृति इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भी प्रभावित होती है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन एक प्रक्रिया है जो जीवन की प्रत्येक अवस्था में निरंतर चलती रहती है।
इसका उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में सहायता करना है। निर्देशन अपने आप में ही एक शिक्षा है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को खुद समझने के लिए शिक्षित करना है कि वो अपने आप को समझ सके और उसकी क्षमताओं का ऐसा खुलासा करना है कि वो स्वयं को समायोजित और समुदाय का एक व्यवहारवादी सदस्य सिद्ध कर सके। इस प्रकार निर्देशन एक महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया बन जाता है। व्यक्तिगत सहायता। निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है। भले ही निर्देशन समूह में दिया जा रहा हो, निर्देशन में सहायता का केंद्र बिंदु व्यक्ति ही होता है। निर्देशन का व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस। निर्देशन में लिंग और आयु के आधार पर विभेद नहीं होता है। निर्देशन स्त्री पुरुष दोनों तथा विभिन्न आयु वाले व्यक्तियों को सही दिशा दिखाकर उनकी समस्या समाधान में सहायता करता है। आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास। निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में स्वनिर्देश की शक्ति की योग्यता कि व्यक्ति अपने आप को खुद टाइम आने पर गाइड कर सके, इस योग्यता का विकास करे, उसको निर्देशन के लिए आत्मनिर्भर भी बनाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है शैक्षिक निर्देशन का अर्थ और परिभाषा लिखिए। देखिए, शैक्षिक निर्देशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस क्या है। विद्यार्थियों के स्वाभाविक एवं समुचित विकास के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है, परंतु शिक्षा के द्वारा वांछित विकास की दिशा में अग्रसरण केवल तभी पॉसिबल है जब प्रत्येक बालक को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप विकास का अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही विकास की प्रक्रिया सतत रूप से संचालित होती रहे। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है। निर्देशन का यही तो काम है। पॉइंट कहता है शिक्षा के सहगामी अंश के रूप में विद्यार्थी के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उसे सक्षम बनाने और उसकी रुचि, स्तर, योग्यता आदि के अनुरूप शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों का चयन करने में निर्देशन सहायता करता है। जोन्स कहते हैं शैक्षिक निर्देशन वो व्यक्तिगत सहायता है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय और पाठ्य के अतिरिक्त जो क्रियाएं हैं उनका चयन कर सकें और उनमें समायोजित भी कर सकें। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं। देखिए, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन का भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्व है। स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक संतुलन और सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है और समस्याओं का समाधान करके समाज से समायोजन स्थापित करने में मदद दी जाती है। इस प्रकार का निर्देशन प्राप्त व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में समर्थ होता है और एक संतुलन की अवस्था भी प्राप्त कर पाता है। सीवी गुड के अनुसार निर्देशन का वह पहलू जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों और आंतरिक व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है, व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। क्रो एंड करो, व्यक्तिगत निर्देशन वो सहायता है जो व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों में रवैयों और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा व्यक्तिगत निर्देशन हो गया। व्यावसायिक निर्देशन की क्या अवधारणा है। व्यावसायिक निर्देशन की अवधारणा को समझाइए। पॉइंट कहता है संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के काम और व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय हैं, है ना। तो सभी प्रकार के व्यक्ति हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। सभी कार्यों और व्यवसायों से संबंधित योग्यताएं सभी व्यक्ति में समान भी नहीं होती, है ना। जो हम कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हैं वो हमसे नहीं हो पाएगा। किसी विषय या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में कुछ जन्मजात गुणों का होना भी तो आवश्यक है। व्यक्ति के इन जन्मजात गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति एक सफल डॉक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ नामी डॉक्टर होते हैं, उनके पास नंबर लेना मुश्किल होता है। कुछ अच्छे प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रशासक, सैनिक आदि बनता है। व्यक्ति में निहित गुणों, योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार जब व्यक्ति कोई विषय चुनता है तो उसमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति में निहित इन विभिन्न गुणों के अनुसार किसी विषय का चुनाव करने में सहायता देने के कार्य को व्यावसायिक संगठन कहा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहला प्रयोग सन 1908 में फ्रैंक पार्सन नामक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट में किया था। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों एवं प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित क्षमताओं को व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली एक सहायता है। यहाँ पे रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, ये कहते हैं
व्यावसायिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं और विधियों से है जो किसी व्यवसाय को चुनने और उसमें समायोजित होने में निहित होती है। मायर्स के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। व्यावसायिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ये बताइएगा। व्यावसायिक विश्लेषण, देखिए, जीविकोपार्जन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय में काम करना आवश्यक होता है। भाई, अगर आपको अपना जो है जीविकोपार्जन, अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, जीना है आपको, है ना, आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। इन समस्त व्यवसायों के विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता का विशेष महत्व होता है। व्यवसाय से संबंध नवीन संभावनाओं, वांछित कुशलताओं, व्यवसायों की परिवर्तित परिस्थितियां और समस्याओं की जानकारी विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा ही संभव हो सकती है। इस प्रकार किसी व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही व्यावसायिक विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। फिर है व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि, समझाइए। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि 3 चरणों में पूरी होती है। एक तो अन्वेषणात्मक अनुभव। भारतीय संदर्भ में 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षाओं के बाद के समय को इस प्रकार के अन्वेषणात्मक अनुभवों को प्रदान करने का सर्वोत्तम समय स्वीकार किया गया है। अन्वेषण अनुभव के आधार पर छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और विशेषताओं को जाना जा सकता है। छात्र स्वयं में उन विशेषताओं को ढूंढ सकता है जो कि अभी तक उसके अंदर छिपी हुई है। आत्मविश्लेषण। अन्वेषणात्मक अध्ययन के बाद छात्र को ये अनुभव हो जाता है कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं और सीमाएं विद्यमान हैं। व्यक्तिगत विश्लेषण के द्वितीय सोपान में व्यक्ति अपने गुणों और सीमाओं से खुद को परिचित कराता है। इस सोपान के अंतर्गत व्यक्ति ये जान लेता है कि व्यक्तिगत विश्लेषण में बताए गए गुणों की कितनी मात्रा उसमें विद्यमान है। परामर्श की बात करें तो व्यक्तिगत विश्लेषण का तीसरा सोपान परामर्श है। इस सोपान के अंतर्गत जब व्यक्ति खुद की योग्यताओं और कमियों से परिचित हो जाता है तो परामर्श प्रदान करके उसे खुद डिसीजंस लेने के योग्य भी बनाया जाता है। तो ये व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि के 3 चरण थे। अनुवर्ती सेवा की प्रविधियां आपसे पूछ रहा है। फॉलोअप सर्विस की प्रविधियां देखिए। अनुवर्ती सेवा हेतु प्रविधियां अध्ययन की प्रकृति और उद्देश्यों द्वारा निर्धारित होती हैं। अनुवर्ती सेवा की प्रविधियां निम्नलिखित हैं। एक तो है प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नों की एक सूची होती है। ये प्रश्न शिक्षा, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकते हैं, जिनका उत्तर व्यक्ति को देना होता है। साक्षात्कार। अनुवर्ती सेवा की प्रक्रिया में साक्षात्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। इस प्रविधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किया जाता है। शैक्षिक नियोजन सेवा, व्यावसायिक निर्देशन प्रशिक्षण में या समस्या ज्ञात करने हेतु साक्षात्कार बहुत आवश्यक है। पड़ताल सूचियाँ। अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत पड़ताल सूचियाँ एक उपयोगी पद्धति है। इसमें संभावित उत्तर सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि प्रश्नावली प्रविधि में ऐसा नहीं होता। इन सूचियों का प्रयोग विचार जानने, कार्यकुशलता, रुझानों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। निरीक्षण की बात करें तो निरीक्षण प्रविधि में नव नियुक्ति व्यक्ति में, जो व्यक्ति जिसकी नई हायरिंग हुई है, उस व्यक्ति में स्थानापन्न सेवा से प्राप्त कार्य, संतुष्टि, कार्यकुशलता, समायोजन इत्यादि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। सामूहिक वार्ता। सामूहिक वार्ता के माध्यम से छात्रों की अभिवृत्तियों, गुणों को जाना जा सकता है। इसमें छात्र अपने कार्यों या शिक्षा के प्रति वास्तविक विचार प्रकट कर देते हैं। तो ये आप अनुवर्ती सेवा की प्रविधियां समझ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निर्देशन सेवा का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? मूल्यांकन के विधियों और सोपानों का उल्लेख कीजिए। निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन। निर्देशन कार्यक्रम के मूल्यांकन में कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि की जांच करने की प्रक्रिया का अवलंबन लेकर ये ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि यह कार्यक्रम की सीमा तक प्रभावी है। निर्देशन की आवश्यकता क्या है भाई? निर्देशन की आवश्यकता को समझेंगे। मूल्यांकन की आवश्यकता निर्देशन के अनेक पहलुओं का निर्धारण करने के लिए होती है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं, जैसे दी गई निर्देशन सेवा की गुणवत्ता, छात्रों के व्यवहार पर विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवा का प्रभाव, दी गई निर्देशन सेवा की पर्याप्तता और व्यावहारिकता,
इस सेवा को प्रभावी बनाने हेतु तकनीकों और अन्य क्रियाकलापों को उपयोग में लाने की आवश्यकता। सामान्यतः निर्देशन के क्षेत्र में मूल्यांकन समग्र उपयोगी ज्ञान में सहायक होता है। अनुसंधान और मूल्यांकन एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, अतः निर्देशन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण घटक है। अनुसंधान और मूल्यांकन की क्रिया के पश्चात निकाले गए परिणामों के आधार पर निर्देशन कार्यक्रम और विद्यालय की पाठचर्या में भी सुधार लाया जाता है। मूल्यांकन के सोपानों की बात कर लेते हैं। देखिएगा, उद्देश्यों का निर्धारण। पहला सोपान है कि निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्यों की सूची बना उन्हें निर्धारित कर लिया जाए। मापन की कसौटी। उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात उनके मापन करने की कसौटी तय करनी चाहिए। जो भी कसौटी तय की जाए उसी के अनुसार उपेक्षित आंकड़ों का संग्रह करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और प्रविधि का निर्धारण किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन। जब एक बार योजना की रूपरेखा एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है तो फिर आवश्यकता होती है कि उसको अब व्यवहार में लाया जाए, उस पर काम किया जाए। निष्कर्षों की व्याख्या। इस विषय पर सबसे अधिक सावधानी बरतनी आवश्यक होती है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो रिलायबल हों, विश्वसनीय हों। सबसे पहले उन प्रदत्तों का संग्रह करके उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए, उसके हिसाब से उनकी परिशुद्ध व्याख्या करनी चाहिए। अब मूल्यांकन की विधियां देखिएगा। मूल्यांकन की कसौटी के आधार पर मूल्यांकन विधियों को सुनिश्चित करना चाहिए। कुछ विधियों का उल्लेख इस प्रकार है। सर्वेक्षण विधि, यह सबसे अधिक प्रयुक्त सामान्य विधि है। इस विधि में छात्रों की अनुक्रियाओं को या तो प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया जाता है या फिर साक्षात्कार प्रणाली द्वारा संग्रहित किया जाता है। प्रयोग विधि, इस विधि का उपयोग सामान्य रूप से 2 समूहों पर किया जाता है। उसमें एक समूह नियंत्रित होना चाहिए। उनके द्वारा दिए जाने वाले व्यावहारिक कारकों को छोड़कर दोनों समूहों में सभी प्रकार की समानता होनी चाहिए। व्यक्ति अध्ययन विधि, इस विधि का प्रयोग प्रत्येक विद्यार्थी की सतत और दीर्घकालीन विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक निश्चित समय तक किया जाता है। इसमें व्यक्ति से लगातार संपर्क बना करके रखना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाओं का विवरण दीजिए। विलियमसन के अनुसार इस प्रकार के निर्देशन की मूलभूत धारणाएं निम्नलिखित हैं। एक तो परामर्श का लक्ष्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सभी दिशाओं में विकास में सहायता करना। परामर्श व्यक्ति की विशेषता को मानता है। परामर्श वांछनीयता पर आधारित है, न कि परामर्श को व्यक्ति पर थोपना। परामर्श केवल तभी दिया जाना चाहिए जब विद्यार्थी किसी समस्या का सामना करे और वो खुद इसका समाधान न कर पाए। परामर्श इस दृष्टि से उपचारात्मक भी होता है। परामर्श में आपसी संबंध निष्पक्ष होते हैं। परामर्श प्रार्थी की समस्या के बारे में खुद की धारणा पर केंद्रित होता है। परामर्श प्रार्थी की मर्यादा का भी सम्मान करता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार विलियमसन परामर्शदाता को अध्यापक के रूप में देखता है, जिसका कर्तव्य है व्यक्ति को स्वयं की क्षमताएं, दृष्टिकोण और रुचियों को समझने योग्य बनाना, स्वयं की अभिप्रेरणा और जीवन प्रविधियों को पहचानना आदि। तो ये क्वेश्चन आप समझ रहे थे, निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने कहता है, एक सफल परामर्शदाता की क्या विशेषताएं होती हैं। स्टीफलर और स्टीवर्ट ने एक सफल परामर्शदाता में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक माना है। वो विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक तो नैतिक व्यवहार होना चाहिए। किसी भी परामर्शदाता में नैतिक गुणों का होना एक अनिवार्य शर्त है। परामर्शदाता को प्रार्थी के बारे में गुप्त सूचनाएं भी प्राप्त होती रहती हैं। इन सूचनाओं को स्वयं तक ही सीमित रखना एक अच्छे परामर्शदाता का कर्तव्य है। बौद्धिक योग्यता, परामर्शदाता का बुद्धिमान होना सफल परामर्श प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। वह व्यक्ति के व्यवहार और वर्तमान घटनाओं को संबद्ध करने की योग्यता रखता हो। उसमें तर्कयुक्त चिंतन की योग्यता का होना बहुत आवश्यक है। संवेदनशीलता, परामर्शदाता की संवेदनशीलता प्रशंसनीय होनी चाहिए, अर्थात उसे ईमानदार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। समझदारी हो उसके अंदर। परामर्शदाता प्रार्थी को पूर्ण रूप से समझे। उसे समझने के लिए परामर्शदाता प्रार्थी को भावात्मक स्तर पर तथा वैचारिक स्तर पर समझने का प्रयास करे। परामर्शदाता प्रार्थी के इन दोनों स्तरों से खुद को जोड़ सकता है। स्वीकृति, प्रार्थी की प्रत्येक बात को स्वीकृत करना ही परामर्शदाता की विशेषता है, क्योंकि जब प्रार्थी परामर्शदाता के पास आता है तब वह आशाओं, निराशा, चिंता, संदेह, भय से घिरा होता है। इस सिचुएशन में प्रार्थी की बातों को स्वीकृति प्रदान करनी
चाहिए। ये एक बड़ी विशेषता है परामर्शदाता की, एक सफल परामर्शदाता की। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। आपके दोनों पेपर ये कंप्लीट हो गए। अब आगे हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर की आपकी तैयारी करेंगे। ठीक, और नोट्स के लिए ये नंबर हमारा 4th सेमेस्टर के लिए भी यही नंबर रहेगा, और इसके लिए आप अभी कम से कम 10 से 15 दिन वेट करेंगे। जो बीएड 4th सेमेस्टर के नोट्स होंगे उनको अपडेट किया जाएगा, जो नए क्वेश्चंस पूछे गए उनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, उसको और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, और हमारा बेस्ट मटेरियल रहेगा 4th सेमेस्टर के लिए, तो उसकी भी तैयारी हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।